हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ के बारे में इन डिटेल। किस तरीके का दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ है, किस प्रकार का यहाँ पर कंपनी ने जो प्राइस बैंड है वो रखा है, यानी वैल्यूएशंस के ऊपर बात काफ़ी हो रही है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि इसके जो पियर्स है, राइट, यानी एचडीबी फाइनेंशियल जिस सेक्टर में काम करती है, बाकी की कंपनीज किस तरीके की वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, इन सबको हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, क्योंकि एट द एंड हम ये भी समझेंगे कि क्या पैसा बन भी पाएगा या फिर पैसा नहीं बनेगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल 25 से 27 जून के बीच में नया आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। 700 से 740 का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है। 20 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है। 12,500 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ रहेगा। मतलब एक ह्यूज साइज का ये आपको आईपीओ देखने को मिलने वाला है। फ्रेश इशू का पोर्शन है 2,500 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल का पोर्शन है 10,000 करोड़ का। तो ओएफएस दोस्तों ज़्यादा बड़ा आपको देखने को मिलने वाला है, जो करीबन 10,000 करोड़ का रहता हुआ देखने को मिलेगा। यानी टोटल जो आईपीओ का साइज हो गया वो 12,500 करोड़, आप समझ गए, इस तरीके से होने वाला है। तो एचडीबी फाइनेंशियल है क्या, राइट। दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल 2007 में सबसे पहली बात तो इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये एक कंपनी है जो रिटेल फोकस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। यानी एचडीबी फाइनेंशियल दोस्तों क्या है, एक एनबीएफसी, जी हाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। 2007 में दोस्तों कंपनी, जैसे मैंने बताया आपको, अपना काम शुरू किया था। कंपनी ऑफर करती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ सर्विसेज, जिसमें बैक ऑफिस सपोर्ट सर्विस, कलेक्शन एंड सेल सपोर्ट सर्विस, जो इनके प्रमोटर है एचडीएफसी बैंक, राइट, एज वेल एज फी बेस्ड प्रोडक्ट्स, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्राइमरली टू द लेंडिंग कस्टमर। अभी बात ध्यान रखिएगा, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो ओमनी चैनल है, जिसका नाम फिगिटल है, ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जिसमें कंबाइन करती है कंपनी लार्ज ब्रांच नेटवर्क, इन हाउस टेलीकॉलिंग टीम्स और वेरियस एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और चैनल पार्टनर्स। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि दोस्तों कंपनी के कौन कौन से होने वाले हैं बिजनेस वर्टिकल। तो दोस्तों कंपनी के मेजरली 3 बिजनेस वर्टिकल है। पहला बिजनेस वर्टिकल है एंटरप्राइज लेंडिंग का। अब ये ध्यान रखिएगा, एंटरप्राइज लेंडिंग कंपनी ने जब अपना बिजनेस चालू किया था उसके 1 साल बाद चालू कर दिया था, जो फर्स्ट वर्टिकल उन्होंने लॉन्च किया था 2008 में। इसमें ऑफर कंपनी करती है वेराइटी ऑफ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन, किसको, एमएसएमई कस्टमर्स को, जिसमें दोस्तों यहाँ पर सर्टेन टाइप्स ऑफ सैलरीड एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं। इनके ब्रांच में नेटवर्क के थ्रू ही दोस्तों याद रखिएगा एंटरप्राइज लेंडिंग की जाती है। दूसरा आता है दोस्तों एसेट फाइनेंस। यहाँ पे कंपनी दोस्तों ऑफर करती है फिनेंसिंग ऑप्शंस अपने कस्टमर्स को, जो एक्वायर कर रहे हैं नए या फिर यूज कमर्शियल व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ट्रैक्टर्स, ऑल ऑफ विच आर इनकम जनरेटिंग एसेट फॉर देयर कस्टमर्स। मतलब अगर आप किसी भी एसेट से इनकम अगर आप जनरेट कर रहे हैं, तो अगर आपको उसका फिनेंस करवाना है तो वो कंपनी करती है। इसी को दोस्तों एसेट फाइनेंस कहा गया है। तीसरा होता है कंज्यूमर फाइनेंस, जहाँ पे दोस्तों कंपनी ऑफर करती है लोन टू इंडिविजुअल्स, जो यहाँ पर पर्सनल या फिर हाउस होल्ड नीड्स के लिए लोन ले रहे हैं, ये भी कंपनी याद रखिएगा ऑफर करती है। तो 3 बिजनेस वर्टिकल्स हो गए, एंटरप्राइज लेंडिंग, एसेट फाइनेंस और कंज्यूमर फाइनेंस। 31 मार्च 2025 के हिसाब से कंपनी ने बताया कि जो इनकी 80% ऑफ द ब्रांचेस है वो लोकेटेड है आउटसाइड द 20 लार्जेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। मतलब कंपनी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का पेनिट्रेशन बड़ी सिटीज़ में नहीं है, राइट। आपको कंपनी का जो पेनिट्रेशन है वो रूरल एरिया, पैन इंडिया नेटवर्क कंपनी ज़्यादातर अगर आप देखेंगे फोकस कर रही है। इनके पास 1770 ब्रांचेस है, जिसमें 1170 टाउन्स है और सिटीज़ है। इसके अलावा 31 स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज, यानी याद रखिएगा सब कुछ आ गया, यूनियन टेरेटरीज और स्टेट्स, जिसमें कंपनी की 80% आपको ब्रांच लोकेटेड देखने को मिल जाती है। कंपनी ने ये बताया कि दोस्तों जो इनके पास एम्प्लॉयज़ है वो करीबन 45,883 के आसपास है। अब देखिए, कोई भी बिजनेस है तो इसके प्लस होंगे, इसके माइनस होंगे, तो क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, चलिए ये समझते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ सबसे पहली बात तो दोस्तों यही है कि एक एचडीएफसी बैंक की कंपनी है। मतलब एचडीएफसी बैंक याद रखिएगा प्रमोटर है, कंपनी का 94% स्टेक है, और वो दोस्तों घटता हुआ देखने को मिलेगा इस आईपीओ के बाद। लेकिन स्टिल एचडीएफसी बैंक मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर रहेगा, यानी एचडीएफसी बैंक का आप कह सकते हैं कंपनी के ऊपर हाथ है। दूसरा, कंपनी का जैसा मैंने बताया पैन इंडिया फुटप्रिंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह आपको कहीं मिल रही है, 1000 से ऊपर 1772 ब्रांचेस, आप समझिए कितनी बड़ी बात है। तीसरा, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू और कंपनी की लेंडिंग है, बीपीओ, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के हिसाब से। रोबस्ट नेटवर्क है कंपनी के पास, अभी 1,40,000 प्लस डीलर पॉइंट्स है और 80 ओईएम ब्रांड पार्टनरशिप है। ये तो दोस्तों कंपनी की स्ट्रेंथ हो गई। वीकनेसेस क्या है?
वीकनेस ये है कि हाई कैपिटल डिपेंडेंस है और सिग्निफिकेंट बोरिंग है कंपनी की। अब ये बात ध्यान रखिए, एनबीएफसी में ये तो होता ही है। नेगेटिव ऑपरेशन कैश फ्लो देखने को मिला है रीसेंट पीरियड के अंदर। तीसरा, कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल है जिसमें डिपेंडेंसी प्रमोटर पे है फॉर सर्टेन सर्विसेज। चौथा, इंटेंस कंपटीशन देखने को मिल रहा है लगातार एनबीएफसी सेगमेंट में, वो अपने आप में प्रॉब्लम है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ ये है दोस्तों कि कंपनी टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के अंदर आपको ज़्यादा मिलती हुई नजर आ रही है, वहाँ पे एक्सपांशन कर रही है क्योंकि क्रेडिट डिमांड वहाँ पे ग्रो हो रही है। ग्रोइंग डिमांड में दोस्तों होगा क्या कि अनसिक्योर्ड और रिटेल लोन्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। तीसरा, जिस तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है भारत का, इससे लोअर एक्विजिशन और सर्विसिंग कॉस्ट रहेगी। चौथा, राइजिंग इंश्योरेंस और बीपीओ डिमांड से भी याद रखिएगा फिनेंशियल इकोसिस्टम में मदद देखने को मिलेगी। थ्रेट क्या है? थ्रेट ये है दोस्तों कि लगातार अगर आप देखेंगे जिस तरीके से लेंडिंग बढ़ रही है तो रेगुलेटरी स्क्रूटनी और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही है एनबीएफसीज के लिए। क्रेडिट साइकिल फ्लक्चुएशन से भी याद रखिएगा इनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उन पर असर आता है। इसके अलावा राइजिंग इंटरेस्ट से भी कंपनीज पे असर पड़ सकता है, बट अभी आप कह सकते हैं अच्छी बात है कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रही है। इसके अलावा फिनटेक डिस्ट्रप्शन अगर देखने को मिलता है रिटेल लेंडिंग सेगमेंट के अंदर, तो वो अपने आप में दोस्तों बिजनेस थोड़ा सा ईट कर सकता है। तो ये दोस्तों अगर आप समझेंगे, इनके लिए कुछ रिस्क हुए, इनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हुई। दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू पे जाने से पहले एक बार हम समझते हैं कि वर्टिकल वाइज सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है, सबसे छोटा बिजनेस कौन सा है। नहीं, जो तीन इनके एंटरप्राइज, एसेट और कंज्यूमर, सबसे बेहतर कौन कर रहा है। तो देखिए, एंटरप्राइज लेंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो मार्च 31 2025 का नंबर ही लीजिए, 39.30% याद रखिएगा एंटरप्राइज लेंडिंग से कंपनी का बिजनेस चल रहा है। इसके अलावा जो एसेट फाइनेंस है वो भी 38% है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये दोनों अपने आप में बराबर चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जो आखिरी है यानी जो कंज्यूमर फाइनेंस है, वो अगर आप नोटिस करेंगे तो 22% ही आपको देखने को मिलता है, 22-23% के आसपास। लेकिन ये तो सबसे आगे। अब 2024 के अंदर क्या था? 2024 के अंदर 40.82% याद रखिएगा कंपनी का एंटरप्राइज लेंडिंग था। इसके बाद 37.90% और 21.28%। इससे पहले 45% एंटरप्राइज लेंडिंग था। यानी अगर आप देखेंगे हो क्या रहा है, लगातार दोस्तों जो एंटरप्राइज लेंडिंग है वो घटती जा रही है, और जो बाकी सेगमेंट है जैसे कि एसेट फाइनेंस और कंज्यूमर फाइनेंस, वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसमें जो कंज्यूमर फाइनेंस है वो लगातार दोस्तों बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 22.66% पर आ चुका है, जो याद रखिएगा आज से ठीक 2 साल पहले 17.26% था। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ग्रोथ आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब चलिए एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं, किस तरीके के कंपनी के नंबर्स हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे 12,402 करोड़ का रेवेन्यू था। अब रेवेन्यू देखिए वैसे एनबीएफसीज में नहीं होता है, इंटरेस्ट इनकम होती है, बट ठीक है। इसके अलावा ये दोस्तों ग्रो करते करते अगले साल 14,171 करोड़ हुआ। देन 16,300 करोड़ पे कंपनी अपने नंबर्स को ले जाकर दिखाती है। यानी अगर आप लगातार देखेंगे तो ग्रोथ तो देखने को मिली है। मुनाफा कितना हुआ? मुनाफा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मुनाफा दोस्तों 2023 में कंपनी का था करीबन 1960 करोड़ का। उसके अगले साल कंपनी का मुनाफा 2,460 करोड़ का हो गया। लेकिन इस बार दोस्तों कंपनी का मुनाफा घटा है, 2,175 करोड़ पे याद रखिए कंपनी का प्रॉफिट आपको आता हुआ देखने को मिला है। यानी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में कमी देखने को मिली है, इंस्पाइट कि याद रखिएगा रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिला है, 16,300 करोड़ तक पहुंचा है। तो ये बात सही है कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। एबिटा दोस्तों कंपनी का स्टिल 9,512 करोड़ का है, जो पिछले साल से ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। क्योंकि याद रखिएगा एक एनबीएफसी तो बोरोइंग को थोड़ा सा आप नज़रअंदाज करिए, बिकॉज बोरोइंग आपको ऑब्वियस सी बातें रहती हुई देखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों कंपनी की एक बार हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे बात करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 60,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अगर आप देखेंगे तो 14.72% है, डेट टू इक्विटी 5.85 है, जिसको बिल्कुल अवॉइड करिए। इंपॉर्टेंट डेटा होता है दोस्तों, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा किसी भी एनबीएफसी को कंपेयर करने में उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है। तो 3.72 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे दोस्तों कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। और ये बात ध्यान रखिएगा जो इसका प्राइस टू अर्निंग है वो 28.15 का है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप कभी भी दोस्तों किसी एनबीएफसी को कंपेयर कर रहे हैं तो उसको प्राइस टू बुक से कंपेयर करिएगा, ना कि प्राइस टू अर्निंग से। बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ये जो बैंक्स होते हैं इनका लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड होता है, लॉन्गर इन्वेस्टमेंट साइकिल होती है। तो इसलिए बेटर क्या है कि आप किस तरीके से उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू पे कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे कि बजाज फाइनेंस सबसे बड़ा इसका जो कॉम्पिटिटर है 5.90 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिलता है। नो डाउट देखिए बड़ी कंपनी है, इसमें कोई डिनाई वाली बात नहीं है। सुंदरम फाइनेंस दोस्तों ट्रेड करता है 4 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे। इसके अलावा बाकी अगर आप देखेंगे एल&टी फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, ये काफ़ी कम प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करते हैं, एक 1.8 पे तो एक 1.7 पे। लेकिन फिर अगर हम बात करते हैं चोलामंडलम की, तो देखिए चोलामंडलम तो सीधा 5.6 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, और वहीं श्रीराम फाइनेंस 2.20 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। लेकिन मेजरली अगर आप बड़ी कंपनीज को देखेंगे लाइक बजाज, सुंदर और चोलामंडलम, तो ये दोस्तों अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर आपको प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करते हुए देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे आगे आपको देखने को मिलता है कौन?
बजाज फाइनेंस। सो अब दोस्तों सवाल ये होगा कि करना क्या चाहिए। देखिए कंपनी अगर आप देखा जाए तो नो डाउट HDFC बैंक के द्वारा आई है, तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ा इनके पास प्लस पॉइंट है कि देखिए इनके प्रमोटर का नाम काफ़ी बड़ा है, राइट। HDFC बैंक का नाम काफ़ी बड़ा है जो अपने आप में बढ़िया है। दूसरी बात प्राइस बैंड को लेकर देखिए बहुत बातें चल रही है कि इसका अनलिस्टेड में शेयर 1300 चल रहा था, 1200 चल रहा था, अब कंपनी 700 पे लेकर आ गई है, तो 50% का डिक्लाइन देखने को मिल गया है। बिल्कुल देखने को मिला है, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अनलिस्टेड में शेयर प्राइस कंपनी तय नहीं करती है, डिमांड तय करती है। तो डिमांड ज़्यादा थी इसलिए दोस्तों अनलिस्टेड में शेयर्स इतने ज़्यादा उछल गए। बट मेरे हिसाब से दोस्तों स्टिल कंपनी ने अगर प्राइस बैंड के हिसाब से देखा है तो बहुत ज़्यादा सही तरीके से प्राइस बैंड लेकर आए। ऐसा नहीं था कि देखिए बहुत ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे कंपनी अपना लेकर आई है, आई पे ये बात, इस बात को क्लियर रखिए। 740 पे अगर ला रही है तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों कंपनी ने बिल्कुल सोचा है निवेशकों के बारे में। पर स्टिल अगर GMP देखते हैं तो वो है दोस्तों करीबन 74 रुपीज़, विच इज़ एक्जैक्टली 10%, राइट। 10% के आसपास का प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये कंपनी के अंदर मेरा व्यू बता रहा हूँ, मैं अप्लाई करूँगा मैं फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर लिस्टिंग गेन मिल जाता है तो क्या ही कहना है। देखिए लिस्टिंग गेन मेरे हिसाब से मिल सकता भी है और ना भी मिले, बिकॉज वो डिपेंड करेगा बाजार की सिचुएशन पे। जगह छोड़िए तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको पे ऑफ करके जाएगी, बट शॉर्ट टर्म का कहना मुश्किल है कि किस तरीके से दोस्तों शॉर्ट टर्म में पैसा बनता है नहीं बनता है। मेरे हिसाब से दोस्तों 15 से 20% की जगह तो मुझे नज़र आती है, बट हो सकता है कि देखिए 15 से 20% लिस्टिंग पे ना मिले, हो सकता है कि उसके 1 महीने बाद मिले, 2 महीने बाद मिले या फिर 1 साल बाद मिले। बट मेरे हिसाब से कंपनी आगे चल के पे ऑफ करेगी, ये मेरा मानना है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको कि आप अप्लाई करें अवॉइड करें, मेरा जो व्यू है वो आपके मैं सामने रख रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।